नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। न्यूज आर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं काजल दुबे। आज की पहली बड़ी खबर झारखंड से है, जहां हेमंत सोरेन पर ईडी की गाज गिर गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कल यानी कि 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ रहेगा खास। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक बार फिर बीजेपी महिला वोट बैंक को साध रही है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर, जानेंगे इन्हीं खबरों में। झारखंड की सियासी तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायकों के साथ चंपई सोरेन ने गुरुवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन के विधायक रांची सर्किट हाउस में डेरा डाले हुए हैं। गठबंधन में के पास 47 विधायक का समर्थन है, जो कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में सरकार बनाने के आंकड़े से 7 गुना ज्यादा है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उनका गठबंधन बरकरार है और हमारे विधायक सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। फिजिकली अपनी ताकत दिखाने के लिए राजभवन गए थे। हम चाहते हैं कि राज्यपाल बिना किसी देरी के चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। हम सभी मोर्चे पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम राज्यपाल से संवैधानिक जनादेश का सम्मान करने और चंपई सोरेन को शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह करते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो हम अदालत का भी रुख करेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश जी का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आर में आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल जी। बीच में कुछ आवाज कुछ आ रही है लगता है जी ओके। यहाँ पर अभी आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? बीच में कोई बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद बीच में जोड़ रखा है, तो उसको थोड़ा बंद करो। बाकी क्योंकि डबल आवाज आ रही है। ठीक है, आप बताइए, मैं बोलता हूँ। ठीक है। प्रश्न मेरा ये रहेगा दिनेश जी आपसे कि राज्यपाल देंगे सरकार बनाने का न्योता? जी नमस्कार काजल। देखिए, ऐसा कि पटक से जो है सारे घटनाक्रम का मतलब काफी महीनों से जो चल रहा था, और ईडी के करीब 9 सम्मन जो है वो इवेट कर चुके थे सोरेन जी अभी तक वैसे। और बाद में जैसे इनको 31 तारीख तक पहले जो है हाजिर होने का दिया गया था, लेकिन बाद में उसका जैसे कि उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ठीक है मैं मार्च तक नहीं आ सकता। तो फिर उनको बताया कि अगले 24 घंटे में आपसे पूछताछ करना चाहते हैं और आप समय और जगह बताएं कि कहाँ पर हम लोग आपसे आकर के पूछताछ कर सकते हैं और कहाँ पर मतलब इस सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो लेकिन उसका नहीं दिया, और 40 घंटे तक गायब होने के बाद में जो है रिसर्फेस बाद में सोरेन जी अपना सीएम जो झारखंड के वो अपना प्रकट हुए रांची के अंदर। तो बाद में उसके बाद में पूछताछ उनसे मतलब जैसे की गई, ईडी ने पूछताछ करने के बाद में जैसे कि उनको उस प्रकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिले, तो उसका गिरफ्तार उनको कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मतलब कि राज्यपाल जी जो है उनके पास जाकर के और अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद देखिए अब संकट तो पैदा होता है, क्योंकि ये अपनी पत्नी कल्पना जी को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन जो विधायक जो दल के जो लोग थे और अन्य जो विधायक जो थे, तो वो अपने तरीके से मतलब जैसे कि जो गठबंधन के और भी सदस्य थे, तो वो मेरे ख्याल से उसमें सहमत नहीं थे। और जो सब परिवार में भी देखिए काफी इनके बीच में जो है, इनके जो भाई हो गए, उनकी भाभी हो गए, जो हो गए, तो परिवार के और जो सदस्य थे, क्योंकि इनके पिता पहले करीब तीन बार मतलब सीएम रह चुके हैं, उसके बाद परिवार के और अन्य जो लोग हैं वही विधायक हैं, तो उसमें मतलब उन लोगों को मतलब उनमें आपत्ति थी कि इनकी पत्नी को सीएम क्यों बनाया जा रहा है। तो उस चीज से इन्होंने तोड़ निकालने के लिए क्या किया, ठीक है, बाद में जो है दूसरे जो एक विधायक थे तो उनको बनाने की बातचीत की गई। तो उस पर लगभग सभी के सभी मतलब एक जो अपने सहमत थे बाकी, लेकिन उसमें भी चीज कहीं ना कहीं आ रही थी कि शायद कुछ जो सदस्य जो हैं वो उसमें छूट करी, क्योंकि जैसे कि भाजपा ने भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से दावा पेश करने का मन बनाया हुआ है कि कहीं ना कहीं जैसे कि क्योंकि जैसे कि 7 विधायकों की दूरी है सिर्फ से, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने तरीके से ये चाह रहे हैं कि अगर देखिए, क्योंकि मतलब राजनीतिक देखिए मतलब अगेन काजल जी संभावना का खेल है, और किस प्रकार से ऊंट किस करवट जाके बैठ जाए कुछ कह नहीं सकते ऐसे। तो अगर 5-7 विधायक जो हैं अगर जेएम के अगर इस्तीफा देते हैं या टूट करके दल बदल करके कुछ करके, या और जैसे अन्य जैसे कि मतलब मान के चलें कि जो इनके साथ में जो दल है उसमें से एक आधे विधायक के अलावा जैसे और अगर आते हैं, तो उसमें जैसे कि अंतर जो अगर बहुत कम हो जाएगा, तो इनके लिए मतलब सोरेन जी के लिए सरकार बनाना, अपना सरकार बचाना जो है
वो मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसी के नाते जो है कि जो संवैधानिक जो संकट है वो अगर खड़ा अगर होगा तो देखिए उस केस में फिर जो है राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। तो उस मतलब सारी परिस्थिति बचने के लिए और बिना मतलब कि सरकार पे मतलब जो राज्य है उस पर किसी और प्रकार का और अन्य मतलब कि अनर्गल जो खर्च जो है वो ना पड़े, तो उसी को बचाने की जो कवायद सारे केंद्र भी कर रहे हैं और गवर्नर महोदय भी उसी को लेकर कर रहे हैं। और सभी दल मेरे ख्याल से हैं कि सरकार जैसे तैसे करके बने। तो अभी जैसे ये चंपई जो सोरेन है उनको बनाने का जैसे कि अपना जो चल रहा है उसमें लगभग मुझे लगता है कि सभी के सभी सहमत काफी हद तक हो जाएंगे, बशर्ते उसमें कोई ना कोई जैसे कि 5-7 विधायक टूट करके चले गए तब समस्या खड़ी होती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इनको जल्दी बुला लिया जाएगा और बुला के शपथ ग्रहण की और ये सब कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो अगर हेमंत सोरेन दिनेश जी इस्तीफा देते गिरफ्तारी से पहले मान के चलिए, तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना थी या ये संभावना अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार नजर आ रही है, जिस तरह से राज्यपाल का रवैया नजर आ रहा है उसको देखते हुए? देखिए काजल जी, मतलब कुछ धाराएं जो है अपने जो खुद की अपनी पावर्स है गवर्नर महोदय की, तो वो लगा तो पहले भी सकते थे क्योंकि संवैधानिक संकट लेकिन पहले जब तक नहीं खड़ा होता तब तक ये स्थिति नहीं आती है ऐसे। क्योंकि अभी मतलब एक तरह से फिट माहौल अभी उस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर मतलब कहीं आपस में जैसे कि इनकी रिफ्ट अगर ज्यादा अगर बढ़ती है, जैसे कि मतलब कि इनका जो गठबंधन के जो लोग हो गए वो पीछे हटते हैं और इनके विधायक कुछ अगर अलग हटते हैं और उसके बाद में जैसे कि भाजपा के पास भी समर्थन का उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि भाजपा उसके बाद देखिए अपना क्लेम जो है उसमें स्टेक जो है वो दर्ज करवाएगी और उनसे समय मांग के गवर्नर महोदय से, और उनके बाद जाकर के जैसे कि मतलब राज्यपाल जी की वजह से स्टेक क्लेम करेगी कि हमारे इतने इतने विधायक हैं और हमारे साथ में इतने विधायक अगर आते हैं तो उसके बाद हम सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन वो स्थिति अगर जैसे बाईचांस अगर जैसे देखा जाए कि जेएमएम का देखिए 29 अपने खुद के वक्त, कांग्रेस के 17, सीपीआई का 1 और आरजेडी का 1, तो कुल मिला के 48 बनते हैं, लेकिन 47 के आसपास अभी हैं। बीजेपी के बाद देखिए जेएमएम से सिर्फ 3 विधायक जो है कम है काजल जी। 26 बीजेपी के पास अपने हैं, आजसू के जो 3 है, उसके बाद एनसीपी का 1 है और अन्य जो है 2 है, तो 32 का जो है क्लेम जो है वो बीजेपी करती है। और अगर कुछ अगर टूट के आते हैं, क्योंकि देखिए 81 मतलब सदस्यों की असेंबली है, तो उसमें संवैधानिक संकट तब खड़ा होगा कि जब कोई भी स्थिति इस तरह की मतलब एक तरह से की मतलब त्रिशंकु बन जाए या कोई और इस तरह का मतलब संकट खड़ा हो जाए, तब उस केस में जब लगेगा भाई और कोई चारा नहीं बचता है और एक रोज की कहीं ना कहीं मतलब घटनाक्रम जो है वो नेगेटिव दिशा में जा रहा है, तब उस केस में राज्यपाल महोदय जो है अपने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और जो है राष्ट्रपति महोदय के पास में और उसका भेजेंगे भी ठीक है राष्ट्रपति शासन लगा जाए, क्योंकि स्थिति राज्य खराब हो रही है, तो वो चीज है। लेकिन अभी उस चीज का नहीं लगता मुझे, क्योंकि अगर इनकेस अगर जैसे कि चंपई सोरेन है उनके साथ में अगर पूरे तरीके से जैसे विधायकों परेड या क्योंकि अभी जैसे बताया कि 41 जो है उनका साइन करके और पेश किया गया है, लेकिन उसमें से कुछ अगर लोग पीछे अगर हटते हैं तो उसके क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि आपस मांगते हैं अगर विधायक दल का या कुछ और कोई सदस्य जो नाराज अगर होता है तो उस तक वो भी अभी ना पेश हुए हों तो बाद में, लेकिन व्हिप अगर जारी अगर काजल जी कहता है तो व्हिप जारी करने का देखिए सभी को हाजिर होना पड़ेगा, जो सदस्य जेएमएम के और जो गठबंधन के हैं जो सरकार के उनको आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो उस संकट को बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ घंटों में क्लियर स्थिति नहीं होती है या कल तक क्लियर नहीं होती तो उस केस में शायद होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की, लेकिन अभी तक के हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा ही बाद में सरकार क्लेम कर सकती है अपने कहीं। बिल्कुल दिनेश जी, इन केस अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या चंपई इस टेस्ट में पास हो पाएंगे? हाँ, अभी तक के हिसाब से तो देखिए ऐसे कर जल्दी जैसे जो बताया गया कि 41 जो सदस्य जो हैं वो उन्होंने अपना किया है, तो 41 एक तरह से नेक टू नेक वाला ही मामला है कि कहीं ना कहीं करके मतलब कि अभी मतलब फ्लोर टेस्ट जो है पास करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे कुछ अगर जैसे कि जो सदस्य हैं जैसे कि इनके परिवार के जो लोग और जो हैं जैसे कि अपनी के मतलब भाभी होगी सोरेन जी की या इनके भाई जो हो गए, वो अगर चंपई सोरेन है उनके साथ में नहीं खड़े होते, क्योंकि उनका क्लेम बनता है कि जैसे उन्होंने बताया था कि भी सबसे पहले क्लेम बड़े भाई का बनता था, बड़े से छोटे जो है जो हेमंत सोरेन उनको बाद में दी गई थी, लेकिन अब जैसे इनकी भाभी जो है उनका क्लेम ज्यादा बनता है, क्योंकि अपने तरीके से वो काफी ज्यादा उनका मतलब कि सारी घटनाक्रम में और बाकी जैसे कि संगठन में काफी उनका योगदान रहा है, तो अपने तरीके से वो क्लेम अपना दर्ज करवा सकती हैं अगर चंपई सोरेन के साथ उनका आपस में तालमेल नहीं बैठता। तो उस केस में देखिए कहीं ना कहीं करके प्रोटेस्ट जो है वो नहीं मतलब एक साबित कर पाएंगे, तो उस स्थिति के अंदर भाजपा का रोल होगा। अभी फिलहाल के सबसे चीजें जो है वो उन्हीं पक्ष में कि जेएमएम जहां तक लगता है सरकार बना लेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा। योगी सरकार आगामी 5 फरवरी को वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। विधानसभा की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी। 10 फरवरी को विधानसभा में बजट को मंजूरी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार 2
9.0 का दूसरा बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर ज्यादा केंद्रित होगा। राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। इसके बावजूद राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा बताया जा रहा है कि 174% का अनुमान है, जो कि नए वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 186% तक हो सकता है। प्रदेश के बजट में आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में राज्य का स्वयं का कर जो है राजस्व 10.08% रहने का अनुमान है, तो करेत्तर राजस्व 0.9% रहेगा। बजट पर जोर देते हुए राजस्व बजट वर्तमान वित्त वर्ष की तुलना में आगामी वित्त वर्ष में ज्यादा होगा। इसे 2.8% से बढ़ाकर 3% करने का अनुमान है। वहीं राजकोषीय घाटे में कमी का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3.24% पर लाने का भी जोर रहेगा। तो बता दें आपको कि बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा। योगी सरकार आगामी 5 फरवरी को वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी। 10 फरवरी को विधानसभा में बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो बता दें कि इस बार के बजट में, प्रदेश के बजट में आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में राज्य का स्वयं का कर जो था वो राजस्व .8% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही साथ शनिवार को भी इसकी कार्यवाही चलेगी। 10 फरवरी को विधानसभा में बजट को मंजूरी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार का दूसरा बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर ज्यादा केंद्रित होगा, और ऐसे में ये बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिल सके, का भी प्रयास यहां पर किया जाएगा। इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ भी घटाया जाएगा। इसके बावजूद राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि का अनुमान भी है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी अनूप का रुख करेंगे। अनूप, आगामी 5 फरवरी को वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश होगा, और ऐसे में प्रदेश के बजट में आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। अनुज जी काजल, बिल्कुल। देखिए, मोदी सरकार के जहां पे 1 फरवरी को यानी कि आज जो है केंद्र का बजट पेश हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट सत्र ला रही है। 2 फरवरी से उनका बजट सत्र शुरू हो रहा है और 5 फरवरी को उनका बजट पेश किया जाएगा। 2 फरवरी को जो है विधान परिषद और विधानसभा की जो है संयुक्त प्रेस को जो है संबोधन करेंगी आनंदीबेन राजपाल पटेल। इसके बाद 3 फरवरी को जो मानवेंद्र सिंह है और समा विधायक की जो मृत्यु हो गई थी, उन पे जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी को विधानसभा में बजट पत्र पेश किया जाएगा। ये जो बजट होगा ये करीब 7.65 लाख करोड़ का जो है पेश किया जाएगा, और ये किसानों, मजदूरों, बेरोजगारी और कहे महिलाओं पर केंद्रित होगा। इसके साथ साथ में रोजगार देने के लिए खास इसमें फोकस किया जाएगा। साथ साथ में चूंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए भी ये जो बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें कई घोषणाएं की जा सकती हैं जो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, जिसमें जो है महिलाओं के लिए खास करके है। जैसे उन्होंने ये कहा है कि आंगनवाड़ी में जो महिलाएं हैं उनको जो है आयुष्मान योजना का जो लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ में और भी कई घोषणाएं होना संभव है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है, ये कह सकते हैं कि चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने जो है ये पूरी तरीके से तैयारी की है, और उनका जो उद्देश्य है वो 80 के 80 लोकसभा सीटों को जीतने का है। जिससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उसके लिए लोक लुभावनी वादों को भी जो है पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। साथ साथ में जो है
जो गरीबों को लेके के कुछ नई योजनाएं आ सकती हैं, जैसे कि ये कहा जा सकता है कि जो किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं, जो आपका देखा जाए तो जो जीवन बीमा जो है, किसान जीवन बीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, उसको ला सकती है। तो ऐसी कई सारी घोषणाएं उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योगी सरकार की सकती है। कृषि क्षेत्र में किसानों को काफी लाभ देने की जो उम्मीद है कि उनको ज्यादा जो है फायदा पहुंचाया जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बार के बजट में लोकसभा की झलक यूं कह सकते हैं कि देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। महिलाओं के वोट से एमपी सरकार बनाने वाली बीजेपी की नजर अब एक बार फिर महिला वोटर्स पर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला अधिवेशन कराने जा रही है। इस अधिवेशन में उत्तर भारत के राज्य से बीजेपी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। चर्चा की है कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हो सकती है। अधिवेशन इसी माह फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख और स्थान जल्द तय किए जाएंगे। दरअसल बीजेपी लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का बीजेपी को आशीर्वाद मिला था। तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और ऐसे में सीधा फोकस बीजेपी का महिला वोटर्स पर यहां पर नजर आ रहा है। महिलाओं के वोट से एमपी सरकार बनाने वाली बीजेपी की नजर अब एक बार फिर महिला वोटर्स पर है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला अधिवेशन कराने जा रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अधिवेशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। इस अधिवेशन में उत्तर भारत के राज्य से बीजेपी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगी। इसके साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हो सकती है। अधिवेशन इसी माह फरवरी महीने में आयोजित होगा और इसके साथ ही साथ जिसकी तारीख और स्थान जल्द तय किए जाएंगे। दरअसल बीजेपी लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। दिसंबर में हमने देखा था कि दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना का लाभ बीजेपी को मिला था और ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी की तैयारी तेज नजर आ रही है। महिला वोटर्स पर सीधा फोकस अब बीजेपी का नजर आ रहा है और वही विधानसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं का बीजेपी को काफी आशीर्वाद मिला था। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे। कृष्णा, अब एक बार फिर महिला वोटर्स पर बीजेपी की नजर यहां पर नजर आ रही है, जानना चाहेंगे अधिवेशन के बारे में आपसे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं और लाडली बहना का जादू चला है और कारण बीजेपी की 163 सीट आई में एक तक संपर्क हुई है की, उसको लेकर अब यहाँ पे लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी की महिलाओं पर है और उन्हें साधने के लिए महिला अधिवेशन होगा और बड़ी जो बीजेपी की नेत्री हैं वो इसमें शामिल होगी और कहना चाहिए कि उनमें मंत्र बताया जाएगा और उन्हें साधने की कोशिश होगी और ये अधिवेशन के बाद गांव-गांव जाकर जो महिला की बीजेपी की कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी और जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, किस तरह से बीजेपी सरकार के माध्यम से उनको फायदा मिल रहा है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे अन्य योजनाएं हैं, उनका जिक्र किया जाएगा और महिला वोटरों को साधने की पूरी तरह से बीजेपी कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल कृष्णा, जिस तरह हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं का बीजेपी को पूरा आशीर्वाद मिला था और ऐसे में सत्ता में काबिज रही बीजेपी, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिल सकता है। देखिए मध्य प्रदेश में एक तो पिछले चुनाव में भी 28 सीटें बीजेपी हासिल कर चुकी है, इस बार 29 का मिशन लेके चल रही है, 29 सीटें हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के वोट के कारण ही बीजेपी में ही सरकार बनी है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि महिलाओं का साथ के कारण ही बीजेपी की सरकार बनी है और एक बार फिर महिलाओं को साधने के लिए
बीजेपी अधिवेशन करने जा रही है। हालांकि अभी तारीख और जगह निश्चित नहीं है, लेकिन फरवरी में ये अधिवेशन होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से को लेकर एक बार फिर बीजेपी की नजर अब महिला वोटर्स पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कन्यादान को एक पवित्र रस्म मानी जाती है। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान देना। सभी दानों में से ये दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। लेकिन सोनभद्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां जिले में सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी की गई, जिसके बाद का मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन गंभीर हो गया है, सक्रिय हो गया है। बता दें कि डीएम चंद्र विजय सिंह ने सीडीओ की देखरेख में 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित कर दी है। सीडीओ सौरभ गंगवार का कहना है कि चांदी की जगह स्टील की पायल की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की अन्य जगहों पर हो रही शादियों में सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट आते ही ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शासन के मंशानुसार नव दंपति को सभी सामानों की आपूर्ति की जाएगी। कहा कि शासन और प्रशासन के निर्देशों के विपरीत सामानों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की जमानत राशि जब्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। यह प्रकरण सामूहिक विवाह में सामग्री की आपूर्ति को संबंधित है, जिसमें यह बताया गया था कि यह संज्ञान में जैसे प्रशासन के आया कि वहाँ पर मानक विहीन सामान हमारे जो जोड़े हैं सामूहिक विवाह के उनको ये दिया जा रहा है, तो उसमें तुरंत ही उनके खिलाफ उनको सामान को रोक दिया गया। तुरंत ही उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 सदस्यीय हमने समिति बना दी। समिति की रिपोर्ट आते ही उनके खिलाफ FIR और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। और उसके बाद में भी जो हमारी शादियां हुई हैं उसमें भी हमने उनकी सप्लाई के लिए पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी। तो देखिए, यहाँ पर सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद का मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि डीएम चंद्र विजय सिंह ने सीडीओ की देखरेख में 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित कर दी है। सीडीओ सौरभ का कहना है कि चांदी की जगह पर स्टील की पायल दी जा रही थी। यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह यहाँ पर ठेकेदार की मनमानी, आखिर किसकी मनमानी यहाँ पर सामने आई, किसकी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है कि स्टील की पायल की जगह यहाँ पर चांदी की पायल की जगह स्टील की पायल दी जा रही है। और इस ऐसे में जांच रिपोर्ट आते ही ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन के मंशानुरूप नव दंपति को सभी सामानों की आपूर्ति की जाएगी। और कहा कि शासन और प्रशासन के निर्देशों के विपरीत सामानों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की जमानत राशि जब्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो सोनभद्र से एक तस्वीर यहां पर सामने आई है जहां जिले में सामूहिक विवाह योजना में एक बार फिर गड़बड़ी की गई है। और बताया जा रहा है कि ये मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं गंभीर हो गया है। डीएम चंद्र विजय सिंह ने सीडीओ की देखरेख में 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए भी गठित कर दी है और लगातार इसकी जांच जो है वो जारी है। साथ ही साथ सीडीओ सौरभ का कहना है कि चांदी की जगह पर स्टील की पायल की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की अन्य जगहों पर जो शादियां हो रही हैं, शादी में जो सामानों की आपूर्ति होती है उसको देखते हुए इस तरह भ्रष्टाचार, यहाँ पर लापरवाही यूं कह सकते हैं कि जिनकी सामने आ रही है, इन सब पूरे मामले को देखते हुए हालांकि इस पर रोक लगा दी गई है। और वहीं शासन के मंशानुरूप नव दंपति को भी सभी सामानों की आपूर्ति की जाएगी। और कहा भी गया है कि शासन और प्रशासन के निर्देशों के विपरीत सामानों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की जमानत राशि जब्त करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। तो सामूहिक विवाह योजना में यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी जो है वो सामने आ रही है। ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। चांदी के बदले स्टील की पायल यहाँ पर दी जा रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से कार्रवाई ठेकेदार पर की जाती है।
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। प्रदीप चौबे का रुख करेंगे, सोनभद्र से सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, यहाँ पर सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, पूरा मामला सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। हाँ काजल जी, यहाँ पे कुछ दिन पहले सामूहिक विवाह योजना के तहत शादियां शुरू हुई थी गरीब कन्याओं की, और इन शादियों में जो भी सामान देना है लड़कियों को उसमें काफी गड़बड़ी की गई है। पहली तो बात ये सामने आई है कि चांदी का पायल देना था और चांदी की पायल की जगह पे कई लड़कियों को स्टील की पायल दे दी गई है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, डीएम चंद्रविजय सिंह ने सीडीओ सौरभ गंगवार के नेतृत्व में देखरेख में 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित कर दी है। आज ही टीम को जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने जांच रिपोर्ट मांग ली है और आज ही उनका कहना है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट मिलेगी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य ब्लॉकों में जहाँ शादियां होनी है, जेम पोर्टल के माध्यम से ठेकेदार ने ठेका लिया था सामानों की आपूर्ति करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने उन ब्लॉकों में उसके आपूर्ति पे भी रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, ठेकेदार का जो बॉन्ड होता है या जो सिक्योरिटी मनी कही जाती है उसको भी जब्त करने की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। प्रदीप, इस पूरे मामले में कितने दिन पहले शिकायत हुई थी? ये 2 दिन पहले मामला उजागर हुआ था। इसके बाद में सपा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पे विरोध प्रदर्शन किया था और आज मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष विकास भवन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इसके अलावा अन्य पार्टी के लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, यहाँ पर किस पूरी लापरवाही ठेकेदार की यहाँ पर क्या नजर आ रही है और आगे कार्रवाई अगर होती है तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जैसे कि अभी सीडीओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट आज शाम तक टीम को देने के लिए कहा गया है। अब एफआईआर की कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी संबंधित इसमें भी लिप्त पाया जाता है, उसकी लापरवाही अगर सामने आएगी तो प्रशासन का कहना है कि उसकी भी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और इसके साथ ही साथ देखने को मिल रहा है कि अब ठेकेदार पर आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।